तो सर एक्सिम को आप एक प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, थ्योरम टाइप आप कैसे मान लीजिए। हालांकि यूक्लिड ज्योमेट्री में बताया गया है कि एक्सिम क्या होती है, तो नॉर्मली आप ऐसे समझ लीजिए कि एक थ्योरम टाइप की है, एक प्रॉपर्टी टाइप की है। एक्सिम 6.1 में ये कह रहा है इफ अ रे stands on a line, if a ray stands on a line, then sum of two adjacent angles so form is 180 degree। अब इसकी बात थोड़ी थोड़ी हमने प्रीवियस क्लास में की थी। मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है अगर एक लाइन है, लाइन कह लीजिए, लाइन सेगमेंट कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन सेगमेंट और रे तीनों में डिफरेंस है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। लेकिन रहेंगे तो तीनों सीधे ही ना, जैसे मर्जी आप उसको बना लो, वो तो सीधा सीधा ही ड्रॉ होगा ना, उसके सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो यहाँ अगर मैं किसी पॉइंट से एक रे बनाता हूँ, अब आप देखो तो रे इसी तरीके से बनेगी किसी एक पॉइंट से। तो ये यही कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर हम एक रे बनाते हैं किसी लाइन पर, किसी लाइन सेगमेंट पर, तो जो हमारे ये दो एंगल्स यहाँ पर बनेंगे, डेफिनेट सी बात है कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। और इन दोनों का जो सम है हमारा, वो सम कितना रहेगा, 180 रहेगा। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला एंगल x डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री हो गया एक तरह से तो। बिल्कुल सर, यही कहा है उसने, और ये y डिग्री है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। ये मतलब है इसके कहने का कि अगर एक सीधी लाइन पे आप किसी पॉइंट से एक रे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस रे की वजह से दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि the sum of two adjacent angles on a straight line formed by a ray have the sum of 180 degree। या सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो होपफुली सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर इसमें थ्योरम 6.1 दी है, और थ्योरम 6.1 से पहले एक थ्योरम, एक एक्सिम 6.2 भी दे रखी है, ठीक है। अब ये जो एक्सिम 6.2 है, ये क्या कह रही है, ठीक है। एक्सिम 6.2 कह रही है, इसका उल्टा है, इसका कन्वर्स है। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, if the sum of two adjacent angles is, एग्जाम क्या होता है? क्या कह रहा भाई, सर एग्जाम क्या होता है? 180 डिग्री सम होने का, 180 डिग्री ओके सम, 180 डिग्री सर, वो सम, सप्लीमेंट्री होता है। 180 डिग्री सम होता है। इसका रीजन क्या है, यही पूछ रहे हो यस सर, वो सप्लीमेंट्री भी होता है ना एक तरह से। सर। सही काम सप्लीमेंट्री कर देती पहले, है। हाँ पहले सुनो, पहले
इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। आर्म्स ऑफ द एंगल्स so formed is so form a line। ठीक है, ये एक्सिम 6.2 दिया, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। सर यहाँ पर 180 डिग्री सम होना, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसका पहला रीजन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारी लाइन है, वो लाइन किसी प्लेन में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। भाई जो लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन, वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाती है ना। मैंने ड्रॉ तो सिर्फ इतनी सी की है, लेकिन ये चलती जाएगी ना ऐसे, इधर से ये चलती जाएगी ना ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अरे ऐसे देखो ना, अब आया समझ में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब ये मत कहना सर ऊपर वाला पेज छोटा है और नीचे वाला बड़ा हो रहा है। अरे सर मैंने आपको समझाया था कि प्लेन जो होता है वो प्लेन कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, प्लेन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है ना, कहां से कहां तक जाता है प्लेन, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जाता है। तो अगर मैं इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब पूरे प्लेन में किसी पॉइंट के चारों तरफ मैं 360 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। अब इस लाइन ने इस प्लेन को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो समझ लो यहाँ से आपका एंगल 180 डिग्री ऊपर बन रहा है और 180 डिग्री आपका एंगल नीचे बन रहा है। इसी को तो हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसी को तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्स और वाई नहीं भी बनाता हूँ, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 180 डिग्री है। अब इस 180 को मैंने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एडजेसेंट एंगल बना के, तब भी उनका सम तो 180 डिग्री रहेगा, रहेगा या नहीं। इसलिए सर x प्लस वाई 180 डिग्री हो रहा है। फिर सुनिए सर, आपने बोला एंगल्स सप्लीमेंट्री है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर में अप्लाई हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एंगल्स का एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है उन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो यहाँ पर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर एक एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, एक एंगल यहाँ बन रहा है ऐसे, ठीक है, अलग अलग है दोनों एंगल्स, दोनों एंगल बिल्कुल अलग अलग बना दिए मैंने, और इस तरीके से बनाए हैं कि इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है, तब भी हम इन दोनों को सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो सप्लीमेंट्री का लीनियर से कोई कनेक्शन नहीं है, बस इतनी सी बात है कि लीनियर पेयर जो बनेगा हमारा वो सप्लीमेंट्री होता है। उसका रीजन ये कि दोनों एंगल हमारे स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होंगे। समझ में आई बात, समझ में आया। तो इस एक्सिम को आप एक तरीके से लीनियर पेयर की तरह समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल गिव अस adjacent angles, two adjacent angles on a straight line will give us sum of 180 degree। एक और बात सुनो, अगर मैं यहाँ से एक तीसरी रे और प्रोड्यूस कर दूं ऐसे,
तो ये जो तीन एंगल्स हैं, क्या इन तीनों एंगल्स का सम 180 नहीं होगा? इन तीनों का भी तो सम 180 होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। मैं एक और रे प्रोड्यूस कर देता हूं यहां से, क्या इन चार एंगल्स का सम 180 नहीं रहेगा? इनका सम भी तो 180 रहेगा। लेकिन हम सर बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की, तो लीनियर पेयर में सिर्फ दो ही एंगल्स आएंगे। समझ में आया? समझ में आया? अभी समझाता हूं। अगर मेरे स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल्स बन रहे हैं, तब तो मैं कहूंगा लीनियर पेयर। ऐसे समझो, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो ही एंगल्स बन रहे हैं। ये आपने 7th में भी पढ़ा था, ये दो ही एंगल्स बन रहे हैं। तो अब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा। दो एंगल्स हैं तो मैं कहूंगा लीनियर पेयर है। ठीक है, समझ में आई बात? दो एंगल्स होंगे तो बोलूंगा लीनियर पेयर है। अब सर मैं कहता हूं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट से मैंने एक रे ये प्रोड्यूस की, एक रे ये प्रोड्यूस की, एक रे और यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस की, और एक रे मैंने इधर और प्रोड्यूस की। आप ये 5 एंगल बनते हुए देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। क्या इन पांचों एंगल का सम 180 नहीं होगा? होगा या नहीं? अरे मान लो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा S है, ये तुम्हारा P है। तो क्या इन पांचों का सम 180 नहीं होगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस P, सबका सम 180 होगा। तो क्या सर अब मैं इस केस में लीनियर पेयर लिख सकता हूं? सर अब मैं लीनियर पेयर नहीं लिखूंगा, क्योंकि पेयर तो 2 के लिए होता है, 5 एंगल्स के लिए पेयर नहीं होगा। दो से ज्यादा है तो उसके लिए पेयर नहीं होगा। समझ गए ना? तो अब मैं क्या लिखूंगा? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब समझ में आया? तो लिखने का फर्क है बस। ठीक है, क्लियर हुआ? फिलहाल हम एग्जिम 6.1 की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर अगर किसी स्ट्रेट लाइन से एक रे प्रोड्यूस की जाती है, तो वहां जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 रहेगा। रीजन में आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, हालांकि लीनियर पेयर को ये अलग से भी शायद हो सकता है समझाए, लेकिन अभी तो इसने कुछ ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं वहां पे। और अगर दो से ज्यादा दिख रहे हैं तो लिखिए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? समझ में आया? अब सुनिए, if sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle so form a line। क्या मतलब है? अब सुन लो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये सर हमारा एक एंगल है, और ये हमारा एक और एंगल है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। सर ये हमारा पॉइंट हो गया O, ये हमारी एक रे हो गई OA, ये हमारी एक रे हो गई OB, ये हमारी एक रे हो गई OC। ठीक है, अब अगर इस वाले एंगल को मैं x से रिप्रेजेंट करूं, और इस वाले एंगल को मैं y से रिप्रेजेंट करूं, और कंडीशन कुछ ऐसी दी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि AOC इज अ लाइन? क्या AOC एक लाइन होगी? मेरा सवाल ये है आपसे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये मैंने फिगर बना के दे रखी है। AOB x डिग्री, BOC y डिग्री,
दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री दे रखा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर AOC एक स्ट्रेट लाइन होगी? अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या सर? AOC कैसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? वो तो स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रही है। क्या AOC स्ट्रेट लाइन दिख रही है? क्या नो सर। AOC स्ट्रेट लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो क्या AOC स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? जब दिख नहीं रही तो होगी कैसे? ऐसा नहीं है सर। यस, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। AOC एक लाइन है, उसका रीजन है ये एक्सम 6.2। उसका रीजन है ये एक्सम 6.2। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? सबसे पहला रूल ये देख लो। एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। सबसे पहला रूल ये देख लो, द फिगर इज नेवर ड्रॉन टू स्केल। चाहे हमें कोई फिगर साफ साफ दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, हम अपना पर्सनल एजम्पशन उस फिगर को देखकर कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आई बात? एक्सेप्ट फॉर द 90 डिग्री। कई केसेस में 90 डिग्री हम नहीं दे रखा होता बुक में, तो सीधी सीधी लाइन है तो मान लेते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे आप जाओगे, जब तक आपको दे नहीं रखा है आप एज्यूम नहीं करोगे। यहाँ पर चाहे आपको फिगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है अगर ये कोई प्रॉपर्टी या थ्योरम को कंप्लाई कर जाती है। समझ में आया? अब जरा एक्सिम 6.2 को ध्यान से पढ़ो। एक्सिम 6.2 क्या कहती है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यहां देखो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री। तो ये कह रहा है देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल सो फॉर्म द लाइन। तो बेटा जरा बताना कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई? ये OB तो कॉमन आर्म हो गई ना, एक कॉमन आर्म होगी तभी तो एडजेसेंट एंगल बनेगा। तो यहां से ये एडजेसेंट एंगल की कॉमन आर्म है OB। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? OC और OA। OC और OA आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है। तो क्या कह रहा है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी एंगल की, वो एक लाइन बनाएंगी। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? OA और OC। तो यहाँ पर जो ये AOC होगा ये एक लाइन होगी। समझ पा रहे हो? अरे यार एक सिंपल सी बात है। आप कहो सर ये फिगर तो दिख नहीं रही है 180 डिग्री की, आप कैसे कह रहे हो? अरे हमें दिखने से कोई मतलब नहीं है, यही तो समझाना चाह रहा है वो, कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे ये जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री है। और ये 6.2 क्या कह रही है? अगर सम 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन होगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? ऐसे समझाता हूं। 6.1 कहती है कि अगर लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, लाइन है, लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक, ये 6.1 कह रही है। 6.2 क्या कह रही है? 6.2 इसका उल्टा कह रही है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, ठीक है,
दो एडजेसेंट एंगल्स का सम। वन 180 डिग्री है तो लाइन होगी। अब समझ में आया? अब समझ में आया? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप कहो सर ऐसे क्यों समझा रहे हो, सिंपल बात तो हमें समझ में आ रही है। अरे बेटा ऐसे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें वहां पर लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन में हमें ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। आप उल्टा उल्टा लिख दोगे तो थोड़ी ना चलेगा। समझ में आया? 6.1 कह रही है लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो लाइन होगी। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कन्वर्स मतलब उल्टे हैं एक दूसरे के। अब समझ में आया? अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 6.1 को। देखो 6.1 थ्योरम क्या कह रही है? 6.1 थ्योरम कह रही है टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 6.1 थ्योरम जो है दैट इज अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, VOA। और ये आपने पढ़ा था 7th क्लास में भी, 7th या 8th में भी होगा। तो कभी भी अगर किसी प्लेन में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, चाहे वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रही हो, किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हो, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हो, कहीं भी, समझ पा रहे हो? कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही हो, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है बेटा? तो यहां पर ध्यान से देखो, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, इसी तरीके से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? ऐसे पेयर बन रहा है। तो ये समझ लो कि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है जहां पर दोनों लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक? तो ऐसे केस में अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल हमारा x है, ये वाला एंगल हमारा y है, ये वाला एंगल हमारा z है, और ये वाला एंगल हमारा सपोज w है, ठीक है? तो यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वो इक्वल होंगे। अब यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कौन कौन से? तो जो x है हमारा वो z का वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, और वो z के इक्वल होगा। VOA ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में। और इसी तरीके से जो y है हमारा वो w का वर्टिकली अपोजिट है और वो w के साथ इक्वल होगा। समझ में आई बात? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब क्रिश ये फिर से पूछेगा कि यहाँ पर सर ये इक्वल क्यों हो रहे हैं, पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मैंने बोला ना टीचर से पूछो क्यों हो रहा है तो वो फंस जाएगा। अब ये मेरे ऊपर ट्रिक इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन बेटा मैं नहीं फंसूंगा, चिंता मत करो। सर को बता दो आंसर। सर ये इक्वल क्यों हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देखो। अब मैं ABCD करके नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सिंपल तरीके से उन एंगल्स को नाम देकर यहाँ पर ऑपरेट करने की बात कर रहा हूँ। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि ये दोनों जो हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं जिनको, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई 180 होना चाहिए? बोल सकता हूं ऐसा? यस सर।
अभी Yes. तो हमने देखा कि जो हमारी एक्सिम 6.1 है वो ये कहती है कि स्ट्रेट लाइन पर अगर रे प्रोड्यूस हो रही है, देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक तरीके से ये रे प्रोड्यूस हो रही है। इमेजिन कर सकते हो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये रे प्रोड्यूस हो रही है, तो ये x और y दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए जिनका सम 180 होगा। सिमिलरली ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये रे प्रोड्यूस हो रही है, तो y और z भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे स्ट्रेट लाइन पर जो रे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए y प्लस z का सम भी 180 डिग्री होगा। बोल सकता हूं रीजन क्या दूंगा, रीजन दूंगा LP यानी कि लीनियर पेयर। वहां पे LP मत लिखते ना अपने स्कूल में, हाँ शॉर्ट फॉर्म में, पता चला कहानी खराब कर बैठे। और तुम्हारा टीचर शॉर्टकट मारता है तो तुम भी मार लेना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई 180 है और y प्लस जेड भी 180 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इनको इक्वेट कर रहा हूं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड फर्दर 180 इज इक्वल टू y प्लस जेड। ठीक है, तो क्या निकल कर आया, x प्लस वाई, और हो सकता है इसका प्रूफ मांग ले आपसे, हो सकता है इसका प्रूफ मांग ले आपसे। तो आप क्या कर सकते, देखो y दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू z के इक्वल है, और यही तो कह रहा हूं मैं कि x का वैल्यू z के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इनका नाम है, ठीक है ना। और इसका प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिया, देखो इधर बना के दिखा रहा हूं मैं। छोटी से छोटी चीज भी पूछोगे तो उसका जवाब भी दे सकता हूँ। पिछले साल मीडियन मीडियन ही 4 दिन पढ़ाया था मैंने। अब तुम कहो ऐसा क्या पढ़ा दिया, तो वो ओलंपियाड वालों में पढ़ाते हैं, आपको नहीं। आपको पढ़ाएंगे लेकिन इतना पढ़ाएंगे कि आप अपनी क्लास के किसी भी बच्चे से 30-40% नॉलेज एक्स्ट्रा ही लेकर चलोगे, जो आपके लिए बहुत है। कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगी, उनसे आपको ऊपर भी लेके जाएगी और क्लास में टशन मारना, स्टाइल मारने में भी काम आएगी। तेरे को मालूम है ये, मेरे को मालूम है, देख होता है ना ऐसा। अब सर वर्टिकली अपोजिट एंगल 6.1 में दे रखा था, वो हमने आपको समझा दिया। अब ये एक एग्जाम्पल लेकर आ रहा है, एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, आपको एक फिगर दे रखी है, कुछ इस तरीके से एक फिगर दे रखी है, जिसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि ये P है, ये आपका S है, ये आपका Q है और ये आपका R है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस हैं, PQ और RS दोनों लाइंस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O पर। दिस इज पॉइंट O, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये कह रहा है कि जो एंगल POR है उसका रेशियो एंगल ROQ के साथ 5:7 का है। ये 5:7 के रेशियो को तो समझते होगे ना कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखो POR एंगल कौन सा है, POR एंगल है ये वाला, और ROQ एंगल कौन सा है, ROQ एंगल है ये वाला। समझ में आया, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 5:7। लास्ट क्लास में आप अच्छे से पढ़ते आए हैं कि जब 5:7 का रेशियो दिया होगा तो उसको कैसे एज्यूम करते हैं कि सपोज POR हमारा 5x है,
अब आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है बुक में, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। POR 5x है तो ROQ कितना होगा? ROQ कितना होगा? ROQ होगा 7x। ठीक है। सर कैसे? कैसे? रेशियो का मतलब क्या होता है 5:7 का? कि POR हाँ सर। 5 पार्ट्स है तो ROQ 7 पार्ट्स है। ठीक है, तो आप इस 5/7 को 10/14 लिख सकते हो, 15/21 लिख सकते हो, ऐसे ही इसको कुछ भी लिख सकते हो, कहीं तक भी चला सकते हो। तो यहाँ पर जो ये x है ना, ये x वो वैल्यू है जो यहाँ पर एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही होगी जिससे आप इस रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब समझ में आया? भाई मेरे को क्या मालूम एंगल की वैल्यू 15 डिग्री है या 21 डिग्री है, रेशियो 5:7 है, तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया जो हमें पता नहीं है। x वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई जो दोनों में मल्टीप्लाई होगी। अब समझ में आया? तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 5x। रीजन पूछने का मतलब ये नहीं है कि खत्म चीज होगी तो उस पर भी रीजन पूछोगे। 5x प्लस 7x, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, बना रहे हैं या नहीं? यस सर। तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन लिखना मत भूलना यस कि सर। ये लीनियर पेयर है। तो सर यहां से 12x का वैल्यू 180 होता है और हमारे x का वैल्यू 15 डिग्री आता है। अब अगर x का वैल्यू 15 डिग्री आया तो 5x का वैल्यू कितना होगा? 5x यानी कि POR का वैल्यू होगा 25। 75 सॉरी सर 75। और 7x का वैल्यू होगा 105। 105। तो सर अब ये वाला एंगल हमारा 75 निकला, ये वाला एंगल हमारा 105 निकला। बाकी के एंगल्स फाइंड करने तो आपको मालूम है ये भी 75 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ये 105 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अभी समझ में आया? समझ में आया? लिख दोगे ना भाई कि वर्टिकली अपोजिट है? नहीं लिख पाओगे? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ 75। रीजन में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली दूसरे को भी लिख सकते हो, 105 रिप्रेजेंट कर देना कि एंगल